आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ग्रुप 18 जो है वो एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिज्म। देखो भाई, ये जो ग्रुप होता है ये लास्ट ग्रुप होता है हमारे पी ब्लॉक का, इसीलिए इसमें जो है इसके सारा ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। पी ऑर्बिटल जो है उसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड रहते हैं। सारे के सारे गैसेस होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। ये जो है बहुत ही ज़्यादा कम कंपाउंड्स बनते हैं, इसीलिए हम इनको नोबल गैस की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है भैया, तो अब इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है हे नेता और कर्मचारी जीवित रहें। हे से हो जाएगा हीलियम, नेता से हो जाएगा नियॉन और यानी आर्गन, कर्मचारी मतलब कि क्रिप्टॉन, जीवित यानी ज़ेनॉन और रहें से रेडॉन। ऑर्गेनिज्म हमको अलग से याद करना पड़ेगा। देखो अकरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये सारी की सारी गैसेस जो है रेडॉन और ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके हमको एटमॉस्फेयर में मिलती है। इनका जो एटमॉस्फेरिक अबंडेंस है वो लगभग ऑलमोस्ट 1% बाय वॉल्यूम है ड्राई एयर में, और जिसमें से आर्गन जो है वो एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। हीलियम और कभी कभी नियॉन भी हमको मिनरल्स में मिलती है जिनका रेडियो एक्टिव ओरिजिन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो पिच ब्लेंड, मोनेसाइट या क्लेवाइट। जो मेन कमर्शियल सोर्स है हीलियम का वो होता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से हम हीलियम ले सकते हैं। उसके बाद ज़ेनॉन और रेडॉन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर, मतलब कि रेयरेस्ट एलिमेंट है इस ग्रुप के। रेडॉन को अगर मुझे चाहिए तो मुझे डीके कराना पड़ेगा रेडियम का, यानी कि 226 रेडियम 88 का मैं डीके कराऊंगा तो मुझे रेडॉन मिलेगी और साथ में हीलियम भी मिलेगी। ठीक है, अगर मुझे ऑर्गेनिज्म चाहिए, ऑर्गेनिज्म देखो सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो उसका हम कोलिजन कराना पड़ता है कैलिफोर्नियम यानी CF का, किसके साथ, कैल्शियम आयंस के साथ। ठीक है, तो जब मैं कैलिफोर्नियम का कैल्शियम के साथ कोलिजन कराऊंगा तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में तीन न्यूट्रॉन्स मिलेंगे और साथ ही साथ में ऑर्गेनिज्म मिलेगा। देखो भाई, अब आता है एक क्वेश्चन आता है भैया, ये है 7.20। Why are the elements of group 18 known as noble gases? The element, देखो भैया, ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये सारे के जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स हैं कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। इनके पास ऑक्टेट पूरा का पूरा कंप्लीट होता है और रिएक्ट करते हैं बहुत ही कम एलिमेंट्स से और सिर्फ अंडर सर्टेन कंडीशंस। इसीलिए हम इनको नोबल गैस के अंडर में टर्म करते हैं, क्योंकि नोबली यानी कि किसी और चीज़ से रिएक्ट नहीं करते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, तो इसका सिंबल जो होता है वो OG होता है। एटॉमिक नंबर 118, एटॉमिक मास जो है वो 294 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रेडॉन से देखते हैं, ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट। देखो भैया, ऑर्गेनिज्म जो है वो फिर से एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, तो इसका जो है हम इसको बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ही प्रिपेयर कर पाए हैं, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 0.7 मिली सेकेंड होती है, यानी बहुत कम। इसीलिए बहुत सारे इसके प्रेडिक्शंस ही लगा सकते हैं हम इसकी केमिस्ट्री में, और इसीलिए हम इसकी केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते रहे हैं। देखो ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके जितने भी अदर एलिमेंट्स है ग्रुप 18 के, उनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह सब कुछ है। तो ये टेबल देखते हुए एटॉमिक मास देखोगे तो इंक्रीज होता जाएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लो, एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी बिना किसी एक्सेप्शन के। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि नियॉन की जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, पहले हीलियम की है उससे ज़्यादा नियॉन की है, फिर डिक्रीज होती है आर्गन के केस में, बराबर रहती है क्रिप्टन के केस में, और फिर डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला काम है, नीचे देख लेंगे। डेंसिटी डाउन द ग्रुप, अब डेंसिटी में भी वैसा ही है कि पहले तो हीलियम की है फिर नियॉन की है, और फिर डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज होती जा रही है डेंसिटी, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस। उसके बाद अगर मैं देखूँ मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। अब एटमॉस्फेरिक कंटेंट जो है हीलियम का काफ़ी है, नियॉन नहीं मिलता एटमॉस्फेयर में, आर्गन मिलता है, क्रिप्टन मिलता है और ये सोन, ये सब मिलते हैं। देखो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। भाई देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनका क्या ही लिखोगे, एस ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट करना है और पी ऑर्बिटल भी पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, हीलियम को छोड़ करके इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हो NH2 NP6, हीलियम का 1s2 होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है नोबल गैसेस की, इंक्लूडिंग देयर
इन एक्टिव नेचर, उनको हम आगे देखते जाएंगे, ठीक है। और इसका रीज़न सबका यही है कि भाई इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, पहले से सेटिस्फाइड रहते हैं, तो किसी से भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो भाई इनका क्योंकि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, इसीलिए इन गैसेस का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, क्योंकि इंक्रीज इन एटॉमिक साइज होता है। एटॉमिक रेडियाई की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप और इंक्रीज करता है विद एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो कि डाउन द ग्रुप क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, इसीलिए एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो जो नोबल गैसेज हैं तो इनके पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इनके पास कोई भी टेंडेंसी नहीं होती है कि ये बाहर के किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, इसलिए इनका जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो भाई, ये सारी की सारी गैसेस हैं, ये सारी की सारी मोनो एटॉमिक होती हैं, क्योंकि डायटोमिक करने के लिए भी इनके पास जगह ही नहीं है ना, कहाँ डायटोमिक करें, सब कुछ तो सारे ऑर्बिटल्स तो भरे हुए हैं। ये कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं और टेस्टलेस होती हैं, सारी की सारी स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होती हैं। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है। इसका रीज़न हम ये देख सकते हैं कि भाई इनका जो एंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस है बहुत ही ज़्यादा वीक डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से होता है। तो इनको अगर मुझे ब्रेक करना है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई नहीं करना पड़ेगी, इसका मतलब कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो काफ़ी कम होगा, ठीक है। इनके पास एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये डिफ्यूज हो जाते हैं थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी मटेरियल सच एज रबर, प्लास्टिक और ग्लास और प्लास्टिक। इनके पास एक प्रॉपर्टी है कि भाई ये डिफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लेबोरेटरी मटेरियल से, जैसे कि रबर, ग्लास या प्लास्टिक। चलो एग्जाम्पल 7.21, नोबल गैसेज हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स, व्हाई, ठीक है। नोबल गैस जो होती हैं मोनो एटॉमिक होती हैं, इनके पास कोई भी इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस नहीं होते एक्सेप्ट वेरी वीक डिस्पर्जन फोर्सेस बस होते हैं इनके अंदर। तो इसीलिए ये क्या करती है, लिक्विफाई हो जाती है बहुत लो टेम्परेचर पे, इसलिए इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मेन रीज़न कि इनके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस नहीं होता या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस नहीं होते हैं, इसीलिए हम इनको टर्म करते हैं कि भाई इनका एक लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखोगे तो इन जनरल नोबल गैसेस जो होती हैं वो लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आती हैं। इनकी इनर्टनेस जो है केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ से, मतलब कि केमिकली रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं, इनर्ट क्यों रहती हैं, उसका रीज़न हम देख सकते हैं। उसका रीज़न के लिए हम देखेंगे कि भाई जो नोबल गैस है एक्सेप्ट हीलियम 1s2, तो इनके पास सबके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2NP6 होता है, यानी कि इनका जो वैलेंस शेल है वो पूरा का पूरा भरा रहता है। तो इनके पास कोई भी किसी भी और एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास एक्सेप्ट करने की कोई भी जगह नहीं होती, वैकेंसी ही नहीं होती। इनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है। तो ये रीजंस है कि ये केमिकली इनर्ट क्यों होती है। रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ नोबल गैसेस की, तो वो इन्वेस्टिगेट की गई हैं ओकेशनली उनकी डिस्कवरी के बाद, लेकिन सारे के सारे अटेम्प्ट्स हमको ये बोलते हैं कि भाई अनसक्सेसफुल रहे हैं, कि भाई कोई भी ये रिएक्ट नहीं करती हैं, कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं करती हैं। लेकिन 1962 में नील बार्थलेट नाम का एक कंपाउंड था, एक साइंटिस्ट था, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में ये ऑब्जर्व किया कि रिएक्शन होते हैं नोबल गैस के। उन्होंने पहले रेड कंपाउंड बनाया जो कि उन्होंने फॉर्मुलेट किया एज O2PtF6, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है किसकी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की, वो जो है होती है 1175 किलोजूल पर मोल, वो लगभग आइडेंटिकल थी जेनॉन के, मतलब कि जेनॉन की थी 1170, वो लगभग आइडेंटिकल थी किसके, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी थी। तो उनने अपना ब्रेन यूज़ कर करके और बहुत सारे एफर्ट्स लगा करके सेम टाइप ऑफ कंपाउंड बनाए किसके साथ,
जेनॉन के साथ जो उनने ऑक्सीजन के साथ बनाए थे, तो वो सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने एक और रेड कलर का कंपाउंड बनाया XCPTF6। यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह इस बार उनको मिल गया था जेनॉन। एंड दिस वाज अ वेरी ग्रेट डिस्कवरी कि उन्होंने एक नोबल गैस का रिएक्शन करवा दिया था और उससे एक कंपाउंड बनाया था जिसमें अभी तक के सारे साइंटिस्ट फेल हो रहे थे। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जेनॉन को मिक्स किया था PTF6 के साथ। इस डिस्कवरी के बाद बहुत सारे जेनॉन के कंपाउंड्स बने गए, जिसमें मेनली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनाए गए और उनको हमने सिंथेसाइज किया। सो दिस वाज अ वेरी ग्रेट डिस्कवरी बाय द ग्रेट साइंटिस्ट नील बार्थलेट। ठीक है, जो कंपाउंड्स होते हैं क्रिप्टॉन के वो बहुत ही कम है, सिर्फ डाइफ्लोराइड्स हैं KrF2 हैं जो हमने अभी तक स्टडी किए हैं, डिटेल में हम देखेंगे। कंपाउंड्स ऑफ रेडॉन जो है वो अभी तक आइसोलेट हम नहीं कर पाए। ठीक है, और एक ही कंपाउंड है जो है RnF2, बाय रेडियो ट्रेसर टेक्निक से हम इसको कर पाए हैं आइसोलेट। कोई भी असली यानी ट्रू कंपाउंड आर्गन, नियॉन या हीलियम का अभी तक हमको नहीं मालूम है। जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स अगर देखोगे तो जेनॉन जो है 3 बाइनरी फ्लोराइड्स बनाता है, XCF2, XCF4 और XCF6 बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स। देखो अब रिएक्शन जैसे कि ऊपर भी देखा था हमने इंटर हैलोजन में, वैसा ही कुछ इधर है कि भाई रिएक्टेंट सेम रहेंगे लेकिन उनकी जो फिजिकल कंडीशंस है उनको हम चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने जेनॉन ले लिया है, जेनॉन प्लस F2। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, फ्लोरीन जो लिया है वो नॉर्मल लिया है, लेकिन जो जेनॉन लिया है ये जेनॉन ये एक्सेस में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 673 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे और 1 बार प्रेशर रखेंगे तो मुझे XCF2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जेनॉन प्लस 2F2, अगर इसका रेशियो मैं करूँ 1:5 और इसका टेम्परेचर ले जाऊँ 873 केल्विन और प्रेशर भी बढ़ा दूँ लगभग 7 बार तक लेके जाऊँ तो मुझे कंपाउंड मिलेगा XCF4 जो कि सॉलिड होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे कि भाई XC जेनॉन लिया है और 3F2 लिया है। अब इस बार मैंने रेशियो लिया है 1:20। ठीक है, और टेम्परेचर फिर से 573 केल्विन और प्रेशर बहुत इंक्रीज कर दिया, यानी 60 to 70 बार कर दिया इस बार प्रेशर, तो मुझे एज अ कंपाउंड मिलेगा XCF6। XCF6 जो है वो हम बना सकते हैं इंटरेक्शन से किसके, XCF4 और O2F2 के एट अबाउट 143 केल्विन पे। ठीक है, यानी कि XCF6 बनाने में देखो कितना ज़्यादा प्रेशर लग रहा था, तो उसको कम प्रेशर पे भी बना सकते हैं। जैसे कि XCF4 और O2F2 को अगर मैं मिक्स करूँ तो मुझे XCF6 प्लस O2 मिल जाएगा। XCF2, XCF4, XCF6 ये सारे के सारे कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, सबलाइम हो जाते हैं लगभग 298 केल्विन पे। ये पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये जो है रेडिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, अगर इनको थोड़ा सा भी वाटर दिया जाए तो ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल XCF2 को अगर मैं हाइड्रोलाइज करूं तो वो XCHF और O2 देता है, यानी कि 2XCF2 प्लस 2H2O वुड गिव मी 2XC प्लस 4HF प्लस O2। तो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तीनों जेनॉन फ्लोराइड्स के वो डिड्यूस किए जा सकते हैं, यानी कि हम उनको निकाल सकते हैं वैलेंशियन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से, और वो अभी फिगर नंबर 7.9 में दिया भी हुआ है, वो भी देख लेंगे हम। XCF2, XCF4 जो है इनकी एक लीनियर और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, मतलब कि XCF2 जो है उसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा और XCF4 के पास जो होगा प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, XCF6 जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर सकता है, यानी कि 6 बॉन्ड पेयर रहते हैं और 1 लोन पेयर होता है, और इसीलिए इसके पास एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमने गैस फेस में इसको नापा था, मतलब कि देखा था, ऑब्जर्व किया था। जेनॉन फ्लोराइड जो है वो रिएक्ट करते हैं फ्लोराइड आयन से, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर से, और कैटायनिक स्पीशी बनाते हैं। देखो फ्लोराइड आयन जो है वो डोनर बनता है और फिर फ्लोरो एनायंस बनाता है, यानी कि XCF2 अगर मैं लूँ और रिएक्शन उसका करा दूँ PF5 से तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में मिलेगा XCF प्लस और PF6 माइनस। फर्दर रिएक्शंस भी हैं, मेटल फ्लोराइड से भी रिएक्शन करवाया है और बाजू में SbF5 के साथ कराया है, तो वो भी देखना। जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स अगर मैं देखूँ तो देखो पहले ये है लीनियर स्ट्रक्चर किसका, XCF2 का। ठीक है, इसके पास 3 लोन पेयर है जेनॉन के पास, और साथ ही साथ 2 फ्लोरीन एटम्स ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूँ XCF4 की, तो XCF4 के केस में जेनॉन जो है उसके पास 1 लोन पेयर है जो कि ऊपर है, और प्लेन में 4
क्या है, फ्लोरीन एटम्स है, 4 फ्लोरीन एटम है और एक लोन पेयर नीचे है। ज़ेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोलिसिस का अगर मैं करता हूं HCF4 का और HCF6 का वाटर के साथ, तो मुझे HCO3 मिलता है, ठीक है। यानी कि 6HCF4 प्लस 12H2 वुड गिव मी 4Hc प्लस 2HCO3 प्लस 24HF प्लस 3O2, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर नहीं, HCF6 प्लस 3O2 अगर मैं HCF6 का हाइड्रोलिसिस कराता हूँ तो मुझे HCO3 मिलता है और साथ में 6HF मिलता है। यानी कि यहाँ पे मैं अगर हाइड्रोलिसिस कराता हूँ तो मुझे HCO3 एज ए कंपाउंड मिल रहा है। अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराता हूँ HCF6 का तो मुझे ऑक्सीफ्लोराइड्स मिलता है, यानी कि HCO4 और HCO2F2 मिलता है। HCF6 अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूँ प्लस H2O यानी कि HCF6 प्लस H2O तो मुझे HCOF4 प्लस 2HF मिलता है। HCF6 का अगर मैं कराता हूँ यानी कि HCF6 प्लस 2H2O तो मुझे HCO2F2 मिलता है और साथ ही साथ HF मिलता है। यहाँ पे दोनों में सेम कंपाउंड नहीं मिल रहा है, लेकिन हम इसका जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो मतलब डिफरेंट ऑक्सीफ्लोराइड्स मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है किसका, HCF2 का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, नहीं ये स्ट्रक्चर दिया है HCF6 का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं एक प्लेन पे और उसके ऊपर जा रहा है एक लोन पेयर। फिर दिया हुआ है HCOF4 का स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक प्लेन में HCF4 आयन, मतलब ये HCF4 है, इसके इसी के प्लेन में 4 फ्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं, नीचे से जुड़ा हुआ है एक लोन पेयर और ऊपर जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट दिया हुआ है HCO3 का स्ट्रक्चर जो पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। यानी कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। एक ये मेरा थंब हो गया ऑक्सीजन, एक ये था ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन और यहाँ पे होगा ज़ेनॉन और यहाँ से ऐसा ऊपर जाएगा लोन पेयर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो भाई HCO3 जो है ये कलरलेस होता है और एक्सप्लोजिव सॉलिड है, ठीक है। इसके पास एक पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। HCOF4 जो है ये कलरलेस और वॉलेटाइल लिक्विड है और इसके पास एक स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। Example number 7.22. Does the hydrolysis of HCF6 lead to a redox reaction? The answer is no. The product of hydrolysis of HCOF4 और HCO2F2 जो है वो इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं किसके, अगर मैं HCF6 का हाइड्रोलिसिस करूं जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है सारे के सारे एलिमेंट्स का सेम रहता है जैसा कि रिएक्टिंग स्टेट में रहता है, इसीलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बनता। अब बात कर लेते हैं भाई इनके यूजेस की, ठीक है। तो इनके अगर यूजेस देखेंगे तो सबसे पहले हीलियम का देख लेते हैं। हीलियम जो है वो एक नॉन इन्फ्लेमेबल लाइट गैस है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं बैलून फिलिंग में, जिसका हम यूज़ कर लेते हैं फिर मेटलर्जिकल ऑब्जर्वेशंस या मेटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। अब भाई इसको हम यूज़ करते हैं गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। लिक्विड हीलियम जो है वो अपना यूज़ देखती है कार्योजेनिक एजेंट की तरह, जिसमें हम वेरियस एक्सपेरिमेंट्स कैरी करते हैं एट लो टेम्परेचर। इसको हम यूज़ करते हैं जब हमको प्रोड्यूस और सस्टेन करना हो सुपर पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हमको जब बनाना हो, तब हम उनका यूज़ करते हैं लिक्विड हीलियम का, जो कि एक एसेंशियल पार्ट बन गया है आजकल के मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स का, या तो फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी जिसको हम बोलते हैं MRI सिस्टम फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। कई जगह MRI होती है, ब्रेन की होती है, बहुत सारी जगहों की MRI होती है और काफ़ी कॉस्टली भी होती है, उसमें हम हीलियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। और आजकल क्या होता है कि जो भी डाइविंग एपरेटस होता है या जो ऑक्सीजन सिलेंडर हम पीछे टांग के डाइव करते हैं उसमें हीलियम मिक्स की जाती है, क्योंकि इसकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है और ये प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने में हमारी मदद करती है। नियॉन जो है उसको हम डिस्चार्ज ट्यूब्स में यूज़ करते हैं, फ्लोरेसेंट बल्ब्स में यूज़ करते हैं और एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले में यूज़ करते हैं, ठीक है। नियॉन बल्ब जो है वो बोटेनिकल गार्डन्स में और ग्रीन हाउस गैसेज में यूज़ होते हैं। अगर आर्गन की अगर मैं बात करूं तो भाई आर्गन का मेन यूज़ ये है कि वो प्रोवाइड कराता है हमको इनर एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। देखो जैसे मुझे आर्क वेल्डिंग करना हो मेटल्स की एलॉयज की, वहाँ पे मैं आर्गन को यूज़ करता हूँ और इसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे बल्ब आते हैं उसमें भी फिल करते हैं, ठीक है। इसको हम लेबोरेटरी में भी यूज़ करते हैं जब हमको कोई ऐसे सब्सटेंसेस को हैंडल करना हो जो एयर सेंसिटिव हो, मतलब कि जो एयर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं।
कोई भी सिग्निफिकेंट यूज जेनॉन और क्रिप्टॉन का नहीं है। इनका सिर्फ एक ही यूज है कि हम इनको लाइट बल्ब में यूज करते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं कोई स्पेशल पर्पस के लिए। तो यहाँ हमारा खत्म होता है पी ब्लॉक, यानी कि हमने ग्रुप 18 भी कंप्लीट किया। हम मिशन पे आए थे और आज हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल एज टू मी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो मैं यहाँ नीचे उसकी लिंक डाल दूंगा। उसके बाद हम फॉलो करेंगे डीएफ ब्लॉक से, फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरा पहले यानी कि इंट्रोडक्शन ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 नहीं देखा तो उसको भी देख लेना, सबकी सब लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और आपको ये सब अगर मुझे मेरी हाईलाइटेड बुक चाहिए हो तो मैं PDF फॉर्म में रखता हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो मुझे मेल कर दो learningwithkt@gmail.com पे। सो थैंक यू एंड गुड बाय।